तो जैसे कि आज हमारा टॉपिक मेन है आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन का होना और आयोनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन का होना। तो उसके लिए एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल अगेन हम लेकर के चलते हैं कि सपोज़ मैंने कहा कि मेरे पास एक मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है, और हमें पता है कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 282 और ऑक्सीजन का होता है 2 और 6। अब दोनों स्पीशी ऐसी हैं जिनमें से दोनों का ही ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो एवरी एटम हैव द टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय लॉसिंग और गेनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ हम ऑक्टेट रूल में पढ़ के आए हैं। और जब तक ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता तब तक स्पीशीज़ के बीच में क्या नहीं होती है, बॉन्डिंग नहीं होती है। और बॉन्डिंग करने के तरीके हमने देखे हैं, 3 होते हैं। पहला तरीका हमारे पास था ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा हमारे पास था बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और तीसरा तरीका हमारे पास था बाय शेयरिंग ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग कह सकते हैं या फिर कंप्लीट ट्रांसफ़र कह सकते हैं हम इसको सीधा सीधा। कंप्लीट ट्रांसफ़र कैसा, डोनेशन के नाम से हमने उसको जाना था कि आप उसको क्या लिख दो, सीधा सीधा डोनेशन लिख दो, डोनेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 3 तरीक़ों से हमारे पास 3 तरीके के बॉन्ड्स की जनरेशन हुई। पहला तरीका जब ट्रांसफ़र की हमने बात करी तो वो आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन को देता है, यानी इलेक्ट्रोवेलेंट की फॉर्मेशन बनाता है। जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो वो कोवेलेंट बनाता है, जिसमें कि कोवेलेंट बॉन्ड को सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में, डबल कोवेलेंट बॉन्ड में या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में हमने क्लासीफाइड किया। और डोनेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनेट करने की बात कर रहा हूँ। और इलेक्ट्रॉन पेयर अगर डोनेट होता है तो बॉन्ड बनते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। अब क्योंकि मुझे ये चेक करना है कि आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया है यहाँ पे मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का। तो जब मैंने मैग्नीशियम का एग्जांपल लिया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 282, और जब मैंने ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया तो वो था 2 और 6। दोनों को स्टेबल होना है, जिसके लिए दोनों अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करेंगे। तो मैग्नीशियम पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफ़र कर देगा। जैसे ही ऑक्सीजन की तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे तुरंत ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या हो जाएगा, पूरा, क्योंकि इसके पास पहले से ही 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जैसे ये मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को शिफ्ट करेगा, ट्रांसफ़र करेगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि मैग्नीशियम +2 चार्ज कंटेन कर लेगा क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 और 8। ऑक्सीजन -2 चार्ज को कंटेन कर लेगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 और 8 और इसने 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया। अब मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट हो गया अपने, ये क्या बन गया, मैग्नीशियम का कैटायन। और ऐसे ही ऑक्सीजन का क्या बन गया, एनायन। और 2 चार्ज स्पीशीज़ एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो अट्रैक्ट करने के लिए इन दोनों को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्योंकि ये 2-2 चार्ज बना रहे हैं तो इनके बीच में बॉन्ड भी कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। तो ये चीज़ हमने लास्ट देखी हुई थी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द स्पीशीज़। दोनों ने 2 चार्ज को कंटेन किया हुआ है, +2 और -2, तो इसलिए इनके बीच में बनने वाली बॉन्डिंग भी कैसी होगी, डबल बॉन्डिंग होगी। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनाने का या फिर आयोनिक बॉन्ड बनाने का। या सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि आयोनिक बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू द अनदर एटम, यानी एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी की तरफ कंप्लीट ट्रांसफ़र से आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और ये ट्रांसफ़र क्यों हो रहा है, फॉर दी कंप्लीशन द ऑक्टेट और डुप्लेट। जो बॉन्ड बनेगा उसको नाम दिया जाएगा आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इसी क्लास में एक और एग्जांपल हमारे पास होता है, जैसे NaCl वाला। तो Na के पास एक आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है जो कि क्लोरीन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है क्योंकि इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 7 होता है। जैसे ये ट्रांसफ़र होगा तो सोडियम बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज और क्लोरीन बन जाएगा निगेटिवली चार्ज। अब क्योंकि इनका चार्ज मैग्नीट्यूड केवल 1 है तो इनके बीच में बनने वाला बॉन्ड भी कितना होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, और ये बॉन्ड क्या कहलाएगा, आयोनिक बॉन्ड कहलाएगा। नेक्स्ट इसी सीरीज़ में अगर हम चलें तो हमें ये देखना होता है कि जब आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन या फिर कोई सा भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होता है, चाहे मैं कोवेलेंट की बात करूँ, आयोनिक की बात करूँ या फिर कोऑर्डिनेट की बात करूँ, तो उन सभी में कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं एक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन को होने में। यहाँ पर जो सबसे पहला फैक्टर है उसका नाम है लैटिस एनर्जी। हमें ये चेक करना है कि जब एक कंपाउंड यानी कि जब एक आयोनिक क्रिस्टल बना तो उस केस में उसकी लैटिस एंथैल्पी उसको कैसे अफेक्ट करती है। मान लो सपोज़ कि मैंने अभी जैसा कि एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ NaCl के एक क्रिस्टल की, मैंने NaCl का एक क्रिस्टल बनाया जो कि क्यूबिक होता है। NaCl का क्रिस्टल क्यूबिक होता है जिसमें एक सोडियम एटम, एक सोडियम आयन
6 क्लोराइड आयन से घिरा हुआ रहता है, या फिर ये भी कह सकते हो कि एक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन से घिरा हुआ रहता है। दोनों सेम है, एक सोडियम के चारों तरफ 6 क्लोरीन होंगे और एक क्लोरीन के चारों तरफ 6 सोडियम होंगे। ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कि एक क्लोरीन एटम कितने सोडियम एटम्स के साथ या आयन्स के साथ घिरा हुआ है। सिमिलरली ऐसे ही जो क्लोराइड आयन होते हैं वो कितने सोडियम आयन के साथ घिरे हुए हैं, दैट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर। अब क्या हुआ है यहाँ पे कि मैंने ये कहा कि सोडियम आयन ये आ गया मेरे पास और क्लोराइड आयन ये आ गया मेरे पास, दोनों को आइसोलेटेड गैसेस स्टेट में लाने की ज़रूरत होती है। पहली चीज़ तो कभी भी सॉलिड स्टेट में कोई भी एटम आपस में रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं देंगे। अगर बॉन्डिंग करनी है तो उनको आइसोलेटेड गैसेस स्टेट में आना पड़ेगा। उसके लिए हम पहले इनको कुछ अमाउंट ऑफ हीट देते हैं जिसकी वजह से ये कन्वर्ट हो जाते हैं अपने आयंस में। अब जब ये आयंस बन गए तो इन आयंस को कंबाइन होने के लिए जब इन दोनों के आयंस एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो इन दोनों को अट्रैक्ट होने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करना पड़ता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन हो रहा है और कॉम्बिनेशन हमेशा ही एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो उस केस में ये जो सोडियम का आयन है या क्लोराइड आयन है, सोडियम क्लोराइड आयन है, सोडियम आयन है, तो इन दोनों को आपस में अट्रैक्ट होने के लिए या फिर इन दोनों को आपस में अट्रैक्ट होने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज़ करना पड़ता है। जैसे ही वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होता है उसको हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी, क्योंकि ये तो एक यूनिट सेल है केवल। अब यूनिट सेल को जब हम बार बार रिपीट करेंगे और एक बल्क स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो कहलाएगा लैटिस। और लैटिस के अंदर जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड क्या कहलाएगी, लैटिस एनर्जी कहलाएगी। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि इन दी फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड एन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज विच इज़ नॉन एज द लैटिस एंथैल्पी। और जो लैटिस एंथैल्पी होती है जब ये रिलीज़ होगी तो वो राइट साइड में लिखी जाएगी ऐसे, प्लस हीट या फिर एनर्जी। यहाँ हम लिखेंगे हीट या फिर एनर्जी। अब क्योंकि ये बाहर निकल रही है तो ये रिएक्शन में कैसे लिखी जाएगी, माइनस करके लिखी जाएगी, माइनस डेल्टा एच। इस तरीके से अगर मुझे लिखना हो इसको, ये रिएक्शन में तो प्लस के साथ लिखी जाएगी हमेशा, लेकिन रिएक्शन के अलावा रिएक्शन से अलग अगर मुझे रिप्रेजेंटेशन देनी हो तो मैं ये बताऊंगा कि जब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव कंबाइन होते हैं तो वहाँ से एक अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकलता है इन दी फॉर्मेशन ऑफ Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव यानी NaCl क्रिस्टल, और उस केस में डेल्टा एच की वैल्यू माइनस में आएगी। वो एक पर्टिकुलर अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा जो कि किलो जूल में मेज़र किया जाएगा। इस तरीके से हम लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू को किसी रिएक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं। ये रहा हमारे पास NaCl क्रिस्टल जिसको हम रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं। जो NaCl की स्ट्रक्चर है वो बेसिकली ये है और केमिकल जो नेम है इसका वो है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में हम अगर गौर से देखें तो एक यूनिट सेल के अलावा 3 यूनिट सेल और हैं इसमें, 4 यूनिट सेल आपस में कंबाइन हुई तब जा करके एक लैटिस बना। पहली यूनिट सेल को अगर मैं आइडेंटिफाई करूं तो ये मेरी पहली यूनिट सेल है जिसको मैंने हाईलाइट किया। इस पहली यूनिट सेल के अलावा अब मैं इसी को रिपीट कर दूं। जैसे ही मैं इसको रिपीट करूंगा तो मुझे 3 यूनिट सेल और दिखाई देंगी। एक ये रही, लेयर बाय लेयर ये रिपीट होती चली जाएंगी। दूसरी इसके ऊपर है, ये रही। लेयर बाय लेयर एक दूसरे में ये इन्वॉल्व होती हैं। और तीसरी ये रही। पहली के अलावा 3 यूनिट सेल और हमें इसमें दिखाई दे रही हैं जो रिपीटिंग नेचर के साथ इसमें आई हैं। तो कुल मिलाकर के टोटल हो गई 4 यूनिट सेल। मैंने कहा कि जब यूनिट सेल रिपीट होती हैं तब जा करके एक लैटिस बनता है, इसीलिए यह है NaCl का लैटिस यानी क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। अब इस NaCl की क्रिस्टल के अंदर मैंने देखो जो कॉमन लेयर्स होती हैं वो कौन कौन सी हैं। ये कॉमन लेयर है चारों यूनिट सेल में, ये कॉमन लेयर है 2 यूनिट सेल में, इसी तरीके से ये कॉमन लेयर है यानी कॉमन एज है 2 यूनिट सेल में। इन यूनिट सेल्स के अंदर पर्टिकुलर हमें क्या मिलती हैं, कॉमन एजेस मिलती हैं। जैसे ये वाली भी कॉमन है, ये वाली भी कॉमन है, ये वाली भी कॉमन है और ये वाली भी कॉमन है। तो कुल मिलाकर के 4 एजेस 2 यूनिट सेल के अंदर पर्टिकुलर आपस में क्या होती हैं, कॉमन होती हैं। इसी तरीके से ऊपर वाली की और नीचे वाली की ये वाली जो लेयर है वो कॉमन रहने वाली है, एज जो है वो कॉमन रहेगी। ऐसे ही यहाँ पर भी वो एज कॉमन रहेगी। तो कॉमन एज से तो खैर अभी हमें कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे।
हमें ये चेक करना है कि कितने एटम ऑफ सोडियम कितने क्लोराइड आयन के साथ घिरे हुए हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये सोडियम एटम है क्योंकि वो एज के सेंटर पर बैठा होता है, सोडियम आयन जो है वो एज के सेंटर पर बैठता है, और जो क्लोराइड आयन्स हैं वो एज के कॉर्नर्स पर बैठते हैं। तो अब मैं इसको एक फोकस कर रहा हूँ इस चीज़ पे कि ये मेरा क्लोराइड, ये मेरा क्लोराइड, ये मेरा क्लोराइड, ये मेरा क्लोराइड, क्योंकि ये तो एज के कॉर्नर हो गए। लेकिन सेंटर क्या है? ये है, ये है, ये है और ये है। यहाँ पर बैठा होगा सोडियम आयन। तो ये सोडियम आयन मैं बीच वाली लेयर का इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसके नीचे भी यूनिट सेल हो सकती है, इसके ऊपर भी यूनिट सेल हो सकती है। तो मैं बीच वाली लेयर पे कंसिस्ट करता हूँ इसको। तो जो ये बीच वाली लेयर है, ये इस बीच वाली लेयर में मैं ये देखूँगा कि एज के सेंटर पर सोडियम आयन बैठ गया, कॉर्नर पर यहाँ क्लोराइड है, कॉर्नर पर यहाँ क्लोराइड है। अब नीचे की तरफ जाऊँगा अगर मैं, तो यहाँ पर भी क्लोराइड बैठा है, यहाँ पर भी क्लोराइड बैठा है। ऐसे ही ऊपर की तरफ जब मैं जाऊँगा तो यहाँ पर भी क्लोराइड है, यहाँ पर भी क्लोराइड है। कुल मिलाकर के एक सोडियम ने जब अपने चारों तरफ सराउंडिंग को देखा तो वो 1 2 3 4 5 6 क्लोराइड आयन से घिरा हुआ पाया गया। तो दिस इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन विच इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन्स इन द ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से याद रखना है कि क्लोराइड यानी निगेटिव, क्लोराइड की ही बात नहीं है ये केवल, ये हमेशा एनायन की बात होती है। एनायन हमेशा कॉर्नर्स पर बैठते हैं और कैटायन हमेशा सेंटर्स पर बैठते हैं। ये है फॉर्मेशन का रूल कि आप हमेशा क्रिस्टल स्ट्रक्चर के कॉर्नर पर एनायंस को बैठाएंगे यानी निगेटिव चार्ज स्पीशी को बैठाएंगे, और सेंटर पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज स्पीशी बैठेगी। अब यहाँ से एक टर्म हमारे पास रिलेट हो जाती है बॉन्ड लेंथ, क्योंकि जब एक लैटिस बनता है, जब एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर तैयार होती है, तो ये कैटायन और एनायन के बीच में एक बॉन्ड जो बन रहा है, उस बॉन्ड की लेंथ क्या है, उस बॉन्ड की लेंथ को हम कैसे मेज़र करेंगे, या क्या चीज़ वो है जिसको हम बॉन्ड लेंथ कह रहे हैं। तो बेसिकली जैसे मैंने कहा सोडियम का एटम, क्लोरीन का एटम, अब ये बन गया सोडियम आयन का एटम, ये बन गया क्लोराइड आयन का एटम। इसका सेंटर, दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, दोनों के बीच के सेंटर की डिस्टेंस बेसिकली इज़ नोन एज द बॉन्ड लेंथ। हम जब दो आयन्स को एक दूसरे के साथ कंसिस्ट करते हैं तो वो एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करने के बाद इन दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम नाम देते हैं बॉन्ड लेंथ का। अब बॉन्ड लेंथ जो है वो बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स के बाद कोवेलेंट रेडियस के लिए भी मेज़र की जाती है। तो कोवेलेंट रेडियस क्या चीज़ होने वाली है? कोवेलेंट रेडियस मतलब पहली चीज़ तो यही क्लियर हो गई है कि कोवेलेंट के केस में शेयरिंग होती है, और कोवेलेंट जो होगा यानी कोवेलेंट रेडियस जो होगी वो कोर लेंथ के नाम से भी जानी जाती है। सिंगल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड तीनों के लिए ही इसको हम मेज़र कर सकते हैं। जो आयोनिक थी वो सिंपल क्या थी कि डिस्टेंस बिटवीन दी न्यूक्लियस ऑफ द टू आयन्स, ये थी हमारे पास सीधी सीधी बॉन्ड लेंथ। लेकिन जब मैं कोवेलेंट रेडियस की बात कर रहा हूँ तो कोवेलेंट रेडियस का मतलब है एक एटम दूसरा एटम, दूसरे एटम, दोनों एटम के सेंटर के बीच की डिस्टेंस का हाफ इज़ नॉन एज कोवेलेंट रेडियस। जब दो होमो मॉलिक्यूल या दो होमो एटम एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे तो दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस का आधा क्या कहलाएगा? कोवेलेंट रेडियस कहलाएगा। ये हमने लास्ट में भी डिस्कस किया है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर के अंदर, मेटालिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, सारी चीज़ें हमने देखी थी वहाँ पे। लेकिन अब ध्यान रखना है कि आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन में केवल डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई कंसिडर होता है, और कोवेलेंट रेडियस में यानी कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के केस में इसको कोर रेडियस के नाम से भी जानते हैं। और दूसरी चीज़, ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू एटम्स होता है, सेम एटम्स के बीच के न्यूक्लियस की डिस्टेंस का हाफ। नेक्स्ट इसमें आ जाता है वंडरवॉल रेडियस। वंडरवॉल रेडियस जो होता है वो गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए होता है, हमेशा ही ये गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करेगा, यानी कि गैस के एटम्स के बीच में काम करेगा। और इसके जो वैलेंस शेल होते हैं गैसियस स्टेट में एटम्स के, वो नॉन बॉन्डेड सिचुएशन में होते हैं। उनको बाउंड करने के लिए हमने क्या करना होता है, पहले पर्टिकुलर एक गैस का मॉलिक्यूल हम लेते हैं। पर्टिकुलर गैस का मॉलिक्यूल कैसे मैंने लिया, सपोज कि एक क्लोरीन मॉलिक्यूल गैस का और दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल गैस का, लेकिन गैस का मॉलिक्यूल बनने से पहले ये एटम से कंसिस्टेड होगा। तो मैंने ये कंसिडर कर लिया कि एक क्लोरीन का एटम ये रहा, एक क्लोरीन का एटम ये रहा, ये दोनों आपस में कंबाइन हुए पहले तो,
ये दोनों कंबाइन हुए और इन्होंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाया, कौन सा वाला, कोवेलेंट रेडियस वाला, और कन्वर्ट हो गए किसमें, क्लोरीन के गैसियस एटम में। सिमिलरली दूसरा क्लोरीन, ये भी इसी तरीके से फॉर्मेशन हुई होगी कि दो क्लोरीन के जो एटम्स हैं, सबसे पहले वो अपनी नॉर्मल गैसियस स्टेट में गए, आइसोलेटेड स्टेट में गए, और कोवेलेंट रेडियस उन्होंने बना ली। अब क्या करना है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का हाफ, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का जो हाफ है, दैट इज़ नोन एज, उसको हम बोल रहे हैं वंडरवॉल रेडियस, क्योंकि वंडरवॉल रेडियस गैसियस मॉलिक्यूल में काम करता है, आयंस के अंदर काम नहीं करता। तो बेसिकली ये किसी भी सॉलिड के अंदर भी पाया जा सकता है वंडरवॉल रेडियस, लेकिन उस सॉलिड के अंदर वो कहने का मतलब तब होगा जब वो गैसियस स्टेट में फॉर्मेशन करने के बाद सॉलिड हुआ हो, क्योंकि सॉलिड्स के बीच में वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करते, गैसियस स्टेट में ही काम करते हैं। वो अलग चीज़ है कि गैसियस स्टेट के बाद हम उसको सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं, जिनमें से सबसे पहला फैक्टर होता है साइज़ ऑफ द एटम्स। सीधी सी चीज़ है कि आपके एटम्स का साइज़ अगर बड़ा होगा, आपके एटम्स का साइज़ ये छोटा है और एक मैंने ये बनाया एटम्स का साइज़ ये बड़ा है, तो उस केस में बॉन्ड लेंथ, साइज़ ऑफ द एटम जब बड़ा होगा तो बड़ी होगी और साइज़ ऑफ द एटम जब छोटा होगा तो छोटी होगी। तो हम सीधा सीधा बोलते हैं कि एज द साइज़ ऑफ द एटम इंक्रीजेज तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज। फॉर एग्जांपल मैंने लिया हाइड्रोजन के साथ, मैंने एक बार फ्लोरीन को रखा, छोटा साइज़ है, क्लोरीन को रखा, बड़ा साइज़ है, ब्रोमीन को रखा, बड़ा साइज़ है, आयोडीन को रखा और बड़ा साइज़ है। तो इस तरीके से जब ये हाइड्रोजन से कंसिस्टेड होते हैं तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जो साइज़ है, जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। तो जब तुम डाउन टूवर्ड्स आओगे तो साइज़ बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड लेंथ भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती चली जाएगी। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स का क्या मतलब हुआ, मल्टीप्लिसिटी डिफाइन करती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन लगाए। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जब सिंगल इलेक्ट्रॉन आपस में अट्रैक्ट होते हैं तो बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होती है, क्योंकि अट्रैक्शन कम है, मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन कम है। लेकिन अगर दो दो इलेक्ट्रॉन आपस में अट्रैक्शन करते हैं तो ये दोनों के बीच में जो टेंडेंसी होती है अट्रैक्ट करने की, और बॉन्ड लेंथ जो होती है वो छोटी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू दी सिंगल, क्योंकि टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई। और जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और भी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ और भी छोटी हो जाती है। तो सिंगल बॉन्डेड कार्बन मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, डबल बॉन्डेड के बीच में उससे कम, और ट्रिपल बॉन्डेड के बीच में उससे भी कम। और ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं किस बात पर, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, कि अगर सिंगल बॉन्ड का शेयरिंग हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ बड़ी है, डबल का हो रहा है तो अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया और बॉन्ड छोटा हो गया, और 3 का हो रहा है तो अट्रैक्शन और ज़्यादा हो गया और बॉन्ड और भी छोटा हो गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं अगर बात करूँ एल्कीन और एल्काइन को लेकर के, ये जो 3 नाम मैंने लिखे हैं ये हाइड्रोकार्बन्स की क्लासेस हैं। हाइड्रोकार्बन्स में सबसे पहले जो बनता है वो एल्केन बनता है, फिर एल्कीन बनती है, फिर एल्काइन बनती है। इन दी फॉर्मेशन ऑफ एल्केन जब मैं बात करता हूँ तो कार्बन टू कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्डेड होते हैं। सारे कार्बन, चाहे मैं जितने भी कार्बन जोड़ दूँ, वो सब कैसे होने चाहिए, सिंगल बॉन्डेड होने चाहिए। एल्कीन्स जो होती हैं उनके बीच में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एटलीस्ट एक कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर बनाई तो ये एक एल्कीन हो गई। अब मैं कर सकता हूँ कि इसके आगे भी एक और डबल बॉन्डेड कार्बन लगा दूँ, क्योंकि मुझे वैलेंसीज 4 ही रखनी होती हैं कार्बन की। और एक होता है एल्काइन, एल्काइन के केस में मैं बनाऊंगा ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का, तो सिंगल बॉन्ड ये बनाएगा और सिंगल बॉन्ड ये बनाएगा, तो ये नेक्स्ट कार्बन। अब सपोज कि मैं यहाँ पे बात करूँ कि कार्बन टू कार्बन मैंने जब सिंगल बॉन्डेड करे सारे एटम्स, तो ये इस तरीके से कनेक्टेड होंगे। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन केवल सिंगल बॉन्ड का होगा, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन्स का होगा। और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर जितने कम होते हैं तो अट्रैक्शन की टेंडेंसी उतनी ही कम होती है। मान लीजिए सपोज मैंने डबल बॉन्डेड एल्कीन की बात करी, यहाँ पे कार्बन जो होंगे केवल अपनी 4 बॉन्ड ही मैक्सिमम बना सकते हैं, तो डबल बॉन्ड मैंने 2 कार्बन के बीच में बना दिया और सिंगल बॉन्ड से इनके अलग वैलेंसीज को सेटिस्फाई करा दी। तो अब यहाँ इन कार्बन्स के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन लगा रहे हैं। अब जब 2-2 इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन पाया जाएगा, जब 2-2 इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नीट्यूड बढ़ेगा,
तो कुल मिलाकर के उसके जो एटम्स होंगे अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन अंदर की तरफ शिफ्ट होने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू दी सिंगल बॉन्ड। और जब हम बात करेंगे ट्रिपल बॉन्ड को लेकर के, यानी कार्बन कार्बन के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन हो जाए, 3-3 इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या कर लें, मैग्नीट्यूड बढ़ा लें, तो उस केस में ये दोनों कार्बन एटम्स और भी नियर आ जाएंगे, एक दूसरे के और पास आ जाएंगे, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ और भी छोटी हो जाएगी। तो जो बॉन्ड लेंथ होती है, जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड है, वो सीधी सीधी इसी बात पर डिपेंड करती है कि आपके अगर एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो सबसे बड़ा होगा, आपके एटम्स के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो वो उससे कम होगा, छोटा होगा, और अगर आपके एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो वो उससे भी छोटा होगा। ये 3 बातें हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड में जो हमेशा ध्यान रखनी है। जैसे कि मैं बार बार अभी एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कार्बन का, वो उसी तरीके से देखा जाएगा। सपोज मैंने NaCl की बात करी है, मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करी है, और एक मॉलिक्यूल और ले सकते हैं हम जिसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता हो, जैसे कि C2H2 की मैंने बात करी है। तो सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन होगा वो यहाँ होगा, उससे कम अट्रैक्शन यहाँ होगा, उससे कम अट्रैक्शन यहाँ होगा। इस तरीके से, क्योंकि ये सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल है और ये ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल है। ये होती है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। ये इसका लास्ट फैक्टर था जिस पर बॉन्ड लेंथ डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम देखेंगे बॉन्ड एंगल क्या होता है और बॉन्ड एंगल पर अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं।